हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स। स्वागत करता हूं गाइज आज के इस लेक्चर में। तो आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग। हमने अब तक आपको ये बता दिया था सर्वेइंग कितना इंपॉर्टेंट है गेट एग्जामिनेशन के रेफरेंस में और यूपीएससी ईएससी के रेफरेंस में। तो आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग। इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा सबसे पहले कि डिफरेंस बिटवीन सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स। देखते हैं ये जियोमेट्रिक्स क्या है और सर्वेइंग और जियोमेट्रिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्रिक्स एंड सर्वेइंग। तो पहला पॉइंट अपना है डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्रिक्स एंड सर्वेइंग। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्त कि जियोमेट्रिक्स आपको एक सब्जेक्ट लग रहा होगा मगर ये अपने में ही एक दुनिया है। कैसे? जियोमेट्रिक्स एक ब्रांच है, समझ रहे हैं यार। बीटेक कर सकते हैं, बीटेक इन जियोमेट्रिक्स भी है, एमटेक इन जियोमेट्रिक्स भी है। तो आप सोचिए किसी सब्जेक्ट में अगर इंजीनियरिंग हो रही है तो वो कितना वास्ट हो सकता है। और इसका आप एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में देखिए, आपका ये सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर में आता है। 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल, आप 1 साल में लगभग इसे कवर करते हो। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो जियोमेट्रिक्स और सर्वेइंग में क्या अंतर है, ये इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो जियोमेट्रिक्स और सर्वेइंग में क्या अंतर है ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए एक गांव में, यहां पर बना देता हूं, मान लीजिए आपका ये एक गांव है, ठीक, ये एक गांव है, ठीक है। हाईवे के किनारे ये एक गांव है, ये मेन हाईवे है, ये मेन हाईवे है, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। ये कोई नेशनल हाईवे है, दिस इज अ नेशनल हाईवे। यह एक नेशनल हाईवे, ये मान के चलिएगा। अब इस नेशनल हाईवे में आपका गांव है इतना बड़ा, समझ में आ रहा है। और गांव में ये एक लेक है, ये एक लेक है, ये एक पहाड़ है, यहां घर बने हुए हैं। देखिए ये एक घर मैंने दिखा दिए, ठीक है। यह एक घर, ये आपका पूरा गांव है। अब गांव के सरपंच ने आपको बुलाया कि बेटा इधर आओ, आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपको एक काम करना है गांव के लिए, गांव के हित में आपको एक काम करना है। तो आपने बोला ठीक है हम मैं करूंगा। तो आपको एम क्या मिला, आपको एम मिला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्त, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको एम मिला है, आपका एम है टू कंस्ट्रक्ट अ रोड, टू कंस्ट्रक्ट अ विलेज रोड। ये आपका एम है, टू कंस्ट्रक्ट अ विलेज रोड, ठीक है। अब सुनो बहुत ध्यान से, कैसे आप इस एम को पूरा करोगे। सबसे पहले तो आप अपनी साइट पे जाओगे, साइट पे आप गए, आपने देखा ये अच्छा इतना बड़ा गांव है, इस गांव में ये लेक है, ये पहाड़ है, ठीक, और ये गांव वाले ऐसे ऐसे रह रहे हैं। अब आपका मेन मकसद क्या है कि एक रोड बनाना। तो सबसे पहले आप गए साइट पे, आपने मुआयना किया क्या क्या चीज प्रेजेंट है, लेक प्रेजेंट है, हिल प्रेजेंट है, और गांव से सटी हुई नेशनल हाईवे है। इतनी चीजें आपने देख ली। अब अगली चीज आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने इंस्पेक्शन किया, साइट पे विजिट किया, इसे बोलते हैं रिकनाइसेंस सर्वे। रिकनाइसेंस मतलब एक ऊपर ऊपर से आइडिया लिया कि अच्छा ये चीजें प्रेजेंट है। अब आप जब साइट पे जाएंगे, अब आप अपना दिमाग लगाएंगे कि ठीक है अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर कुछ मेजरमेंट करूंगा। मेजरमेंट मतलब इस नेशनल हाईवे से इस लेक की डिस्टेंस नापूंगा, इस हिल की इस नेशनल हाईवे से डिस्टेंस नापूंगा, इस घर की नेशनल हाईवे से डिस्टेंस नापूंगा, मेरे विलेज का पेरीमीटर कितना है ये नापूंगा। समझ में आ रही है, सारे मेजरमेंट अब आप करेंगे, सारे के सारे मेजरमेंट्स आप करेंगे।
सारे मेजरमेंट्स आप करेंगे। समझ में आ गई आपको मेरी बात? ठीक है। अब अगली चीज आपने क्या करी, मेजरमेंट आपने कर ली, साइट पे गए, साइट विजिट करी, मेजरमेंट कर ली, मेजरमेंट को आपने अपने पास जो रखा था, अब आप अपने घर आएंगे। आप जब अपने घर आएंगे तो इन मेजरमेंट से क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? इसका मतलब अब इतना बड़ा मैप तो बनेगा नहीं। नेशनल हाईवे से लेक की डिस्टेंस मान लेते हैं 500 मीटर है। अब 500 मीटर जितना बड़ा मैप तो नहीं बनेगा ना। आप क्या करोगे, एक ऐसा मैप बनाओगे जिसमें 500 मीटर को आप 50 सेंटीमीटर से दिखाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो मतलब सारे लेंथ को कन्वर्ट करोगे छोटी स्केल में और एक मैप बनाओगे। अभी तक आपने क्या किया, सुनो बहुत ध्यान से। अभी तक आपने क्या किया है, आप साइट पे गए, आपने देखा क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, फिर उसके बाद आपने इनका मेजरमेंट लिया। मेजरमेंट लेने से आपने क्या किया, उसका मैप बनाया। मैप जब आपके पास आ गया, और मैं आपको यहां बता देता हूं अभी तक आपने क्या किया। आपने क्या है, स्टेप 1 किया, साइट विजिट करी। सबसे पहले आपने साइट विजिट करी। साइट विजिट करने के बाद आपने क्या किया, जो भी वहां पर फीचर्स अवेलेबल हैं, साइट विजिट, ठीक है, साइट विजिट करी। उसके बाद जो जो फीचर वहां प्रेजेंट है आपने उन्हें देखा, है ना। इन्हें बोलते हैं जियो इंफॉर्मेशन। एनालाइज किया आपने, किसे? एनालाइज किया जियो इंफॉर्मेशन को। जियो इंफॉर्मेशन का मतलब, जियो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो जो चीजें साइट पर प्रेजेंट है, कोई भी, चाहे लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे कैसी भी हो, आपने उसे एनालाइज किया। एनालाइज किया आपने जियो इंफॉर्मेशन। फिर जियो इंफॉर्मेशन एनालाइज करने के बाद आपने और क्या चीज की, जियो इंफॉर्मेशन एनालाइज कर दिया, साइट विजिट कर दी। अब आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, मेजरमेंट लिया। आपने चीजों का मेजरमेंट लिया। मेजरमेंट कैसे लिया, अभी मैंने आपको बताया था ना। नेशनल हाईवे से लेक कितनी दूरी पर है, नेशनल हाईवे से घर कितनी दूरी पर है, नेशनल हाईवे से ये हिल कितनी दूरी पर है, हिल की हाइट कितनी है, पेरीमीटर कितना है, ये सब चीजें आपने मेजर कर ली। अब चौथी चीज, मेजरमेंट करने के बाद आपने इन मेजरमेंट को किसमें दिखाया, मैप के फॉर्म में दिखाया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट। आपने चीजों को क्या किया, रिप्रेजेंट किया मैप के फॉर्म में। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैप। आपने इसका मैप बनाया। समझ में आई? समझ में आ गई बात? तो आपने जब इसका मैप बना दिया, ठीक है, अब आपके पास एक मैप तैयार हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अपने घर पे बैठकर डिसीजन लेंगे। कैसे डिसीजन लेंगे, सुनो बहुत ध्यान से। एज अ हाईवे इंजीनियर, आपको क्या करना है, एज अ हाईवे डिजाइन इंजीनियर सोचना है कि ऐसी कैसी रोड बनाऊं कि सबको फायदा हो। रोड बनाने का मकसद क्या होता है कि आपकी डिस्टेंस बच जाए, कम डिस्टेंस में ज्यादा से ज्यादा लोग उसे यूज कर लें। अब ये विलेज है, विलेज में विलेजर्स रह रहे हैं, गांव वाले रह रहे हैं, उनका मेन मकसद क्या होगा कि डेली लेक है, लेक से पानी चाहिए होगा, लेक तक जाना पड़ेगा, और इन गांव वालों को नेशनल हाईवे से भी जोड़ना पड़ेगा। ऐसी विलेज रोड बनाऊंगा कि उसे नेशनल हाईवे से भी जोड़ दूं, हाँ कि ना। तो आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करी, आपने अपना मकसद सेट किया कि यार ये चीजें करूंगा तो सभी गांव वालों को फायदा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं खुद देखिए, अगर यहां पर एक रोड बनानी होगी, सजेस्ट करनी होगी, तो आप कैसी रोड सजेस्ट करेंगे, कैसी रोड सजेस्ट करेंगे? जो रोड अगर यहां से चले, देखिए ये रोड आ गई, हाँ या ना। एक रफ आइडिया मैंने दिया एग्जांपल के तौर पे। अब देखो, रोड का मेन मकसद क्या है, रोड का मेन मकसद क्या है कि ये रोड नेशनल हाईवे से निकली और नेशनल हाईवे पे ही जुड़ गई। तो पहला मकसद तो ये है, किसी नेशनल हाईवे पे अगर कोई गाड़ी जा रही है, उसे इस विलेज में जाना है, तो कैसे जा सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं। और देखिए, यह रोड एक लेक से पार होगी, लेक से भी गुजरनी चाहिए, क्योंकि लेक का काम डेली पड़ेगा ना, लेक का काम डेली पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो लेक से भी गुजर रही है। उसके बाद यह रोड लेक से होते हुए और ज्यादा से ज्यादा घरों के पास से होते हुए नेशनल हाईवे पे फिर मिल जाए। इस तरीके से आपने क्या किया, ये डिसीजन आप कब ले पा रहे हैं, ये डिसीजन आप कब ले पा रहे हैं,
आप डिसीजन तब ले पा रहे हैं जब आपको पता है, ये आपका मैप बन गया। आप घर पे 3-4 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, यार ये रूट नहीं अच्छा बनेगा, ये रूट अच्छा बनेगा। मान लीजिए किसी एक ने सजेस्ट किया कि यार नेशनल हाईवे ये इसे यहां से निकाल दो, यहां से, तो बताइए क्या ये काम की रोड है? नहीं है। क्यों? ना ये लेक से पास कर रही है, सिर्फ कुछ ही गांव वाले इस रोड को एक्सेस कर पाएंगे, ज्यादातर गांव वाले इस रोड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी रोड बनाओगे क्या आप? नहीं बनाओगे ना। तो इसलिए आपने ये डिसीजन ले लिया। समझ में आ गया? तो मैप जब बन गया, मैप बनने के बाद आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है। मैप बनने के बाद, रिप्रेजेंटेशन के बाद आपको क्या करना है? आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना है ताकि आपका एम कंप्लीट हो जाए। डिसीजन टू कंप्लीट, टू अकम्प्लिश योर एम। डिसीजन टू अकम्प्लिश योर एम। अकम्प्लिश योर एम, ताकि आपका जो एम था, आपको जो टारगेट मिला था, वो आपका पूरा हो जाए। तो ये सारी चीजें आपने करी, ये सारी चीजें करी। आपको एक गांव में अगर रोड बनानी है तो साइट विजिट करी, जियो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया। जियो इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी चीज अर्थ के ऊपर, कोई भी फिजिकल या नॉन लिविंग लिविंग थिंग, कोई भी चीज हो, चाहे पहाड़ हो, लेक हो, ट्री हो, घर हो, ग्राउंड हो, मिट्टी पड़ी है, वो हर चीज को आपने एनालाइज किया, फिर चीजों का मेजरमेंट लिया, फिर उसे मैप में रिप्रेजेंट किया, और फिर उस मैप से डिसीजन लिया। फिर उस मैप से डिसीजन लिया। जो भी डिसीजन आपको लेना है वो डिसीजन आपने कर लिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी चीज समझ में आ गई? तो ये चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब जब हमने ये चीज कवर कर ली तो देखो बहुत ध्यान से, अब आप बोलेंगे सर डिफरेंस क्या है जियोमेट्रिक्स और सर्वेइंग में? डिफरेंस ये है दोस्त कि जब आप यहां तक स्टेप कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर कहानी खुलेगी। यहां से यहां तक इतना पार्ट आता है सर्वेइंग में, इतना पार्ट आता है सर्वेइंग में, इतना पार्ट आता है सर्वेइंग में। और ये पूरी चीज जो आती है, ये पूरी चीज आती है जियोमेट्रिक्स में, ये आती है जियोमेट्रिक्स में। अब आप मुझे बताइए कि कौन बड़ा हुआ? जियोमेट्रिक्स बड़ा हुआ, सर्वेइंग बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? जियोमेट्रिक्स का जो एरिया है वाइडर है, बहुत वाइडर है। सर्वेइंग उसका एक पार्ट है, सर्वेइंग उसका एक पार्ट है। समझ में आ गया आप लोगों को? सर्वेइंग मतलब आप साइट पे जाएंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे, मेजरमेंट लेंगे और उसे मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे की कहानी जियोमेट्रिक्स में, मतलब ये चीज भी जियोमेट्रिक्स में थी, मगर आगे की कहानी जियोमेट्रिक्स का ही पार्ट है। ठीक, जब आपके पास मैप आ गया, आप अपने सॉफ्टवेयर से, जीआईएस, जीपीएस से उससे डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तो जीपीएस। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसका ये मतलब हो गया, आप जब ये चीजें ले लेंगे तो सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे जीआईएस, जीपीएस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? प्रायोरिटी सेट करते हैं, कोफिशिएंट फैक्टर डालते हैं कि ये जो रोड है लेक से पास होनी चाहिए, ज्यादा से घर से पास होनी चाहिए, नेशनल हाईवे से ही निकलनी चाहिए, नेशनल हाईवे पे ही मिलनी चाहिए। तो ये सारे डिसीजन आप लेते हैं और उसमें प्रायोरिटी सेट करते हैं, विच इज डन बाय दी सॉफ्टवेयर। ओके, तो जीआईएस, जीपीएस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जियोमेट्रिक्स एक बड़ी ब्रांच है, सर्वेइंग उसका सबसेट है। अब हमारा, क्योंकि ये टॉपिक सर्वेइंग है, सर्वेइंग में कुछ टॉपिक और ऐड कर दीजिए, जैसे जीआईएस, जीपीएस, तो हमारा सिलेबस जियोमेट्रिक्स जितना बन जाता है। क्योंकि अभी रिसेंटली जीआईएस, जीपीएस भी ऐड हुआ है, उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए जियोमेट्रिक्स लिखा जाता है। मगर मेजरली हम लोग 99% हम कॉन्सेप्ट किसके पढ़ेंगे? सर्वेइंग के पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो सर्वेइंग मतलब, अब जब भी कभी मैं आपको सर्वेइंग बोलूंगा ना, जब भी कभी मैं सर्वेइंग बोलूंगा, तो आपको बस एक चीज दिमाग में लानी है। क्या दिमाग में लाना है? साइट पे जाना है, चीजों को एनालाइज करना है। चीजें मतलब जियो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है। जियो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद मेजरमेंट लेना है और उसे मैप में रिप्रेजेंट कर देना है। ये होती है सर्वे। ये चीजें क्या होती हैं? ये हो गई सर्वे। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? समझ में आ गया ना? आगे बढ़ा जाए तो ये होता है जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक मतलब मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेशन। अगर मैं जियोमेट्रिक्स की डेफिनेशन लिखूं, व्हाट इज जियोमेट्रिक्स? जियोमेट्रिक्स का मतलब, सोचो, जियोमेट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि आप साइट पे गए और आपने क्या किया? चीजों को
अपना एम पूरा कर लिया, मेजरमेंट भी कर लिया और मैनेज भी कर ली चीजों को, मैनेज भी किया है, मेजर तो किया ही किया है, साथ में मैनेज भी किया है। तो जियोमेट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ जियो इंफॉर्मेशन। जियोमेट्रिक्स का मतलब मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ जियो इंफॉर्मेशन। मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ जियो इंफॉर्मेशन। इतनी चीजें समझ में आ गई है ना? देखो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसी तरीके से पढ़ो यार। देखो सब्जेक्ट को बर्डन लेके नहीं पढ़ना, सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है जैसे दिल लगा के। इतनी इतनी चीजें, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आप फील कर सकते हो। देखो डिफरेंस समझ में आया? बस हम लोग जियोमेट्रिक्स बोल देते, कभी कभी सर्वेइंग बोल देते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा सर्वेइंग मतलब उसका सबसेट, जियोमेट्रिक्स मतलब कि बहुत सारी चीजें, मेजर भी करना है, रिप्रेजेंट भी करना है, उससे डिसीजन भी लेना है, मैनेज भी करनी है चीजों को। तो ये मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ जियो इंफॉर्मेशन। अगर मैं सर्वेइंग की डेफिनेशन लिखूं, सर्वेइंग में क्या कर रहे हैं हम? सर्वेइंग में क्या कर रहे हैं? और दोस्त मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे नोट्स बना रहा हूं ना, जैसे कि अभी तक ये स्लाइड हो गई, तो जैसे ही मैं ये पूरा कंप्लीट कर दूं, आप मेरे इस पीडीएफ के भरोसे मत रहिए। आप क्या करिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा, बहुत आराम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, 30-40 घंटे पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए, जब मैं लिखूं तो आप भी लिख लीजिए, जब मैं क्या कहते हैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ तब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ वही चीज जो लिख रहा हूँ, तो आप भी लिख लीजिए, तो मेरे साथ साथ आपके नोट्स बन जाएंगे। ऐसा मत करिएगा यार। बहुत बार मैंने देखा ऑनलाइन में स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले लेक्चर सुनेंगे 1 घंटा तसल्ली से, फिर उसके बाद 1 घंटा उसका नोट्स बनाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है ना, 40 घंटे की चीज आप 80 घंटे में कर रहे हो। तो इसी इतने ही ड्यूरेशन में 40 घंटे की चीज को 50 घंटे में कर लो, मगर 80 घंटे मत लगाओ यार। 30 घंटे जो आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं ना, उसे आप नोट्स पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतना लिखिए, पहले इतना लिखिए। मैं आपको बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, टाइम दूंगा, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, और बहुत डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने देख लिया, ये होता है डिफरेंस, ये होता है डिफरेंस बिटवीन द जियोमेट्रिक्स एंड सर्वेइंग। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। सर्वेइंग का मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा कि हमने सर्वेइंग का मतलब, आप साइट पे जाएंगे, एनालाइज करेंगे, मेजर करेंगे और उस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे मैप के फॉर्म में। इतना करते हैं हम सर्वेइंग में। तो सर्वेइंग की डेफिनेशन में लिख देता हूं, आर्ट एंड साइंस ऑफ, आर्ट एंड साइंस ऑफ, आर्ट एंड साइंस ऑफ आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग क्वांटिफाइड, ऑब्टेनिंग क्वांटिफाइड एंड क्वालिफाइड art and science of obtaining quantified and qualified measurement, qualified measurement। और उसके बाद बता देता हूं, the interpretation of these measurement, the interpretation the interpretation of these measurement क्या किया, ये एक ऐसी आर्ट है जिससे हम क्वांटिटी और अच्छी क्वालिफाइड मेजरमेंट लेते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं और उसे मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट, एंड मीनिंगफुल presentation of result, and meaningful presentation of result, and meaningful presentation of
रिजल्ट। इतनी बात समझ में आ गई? तो सुनो बहुत ध्यान से, सर्वेइंग और सर्वेइंग में क्या किया, नहीं ये डेफिनेशन समझ में आ रही तो आप बस आसान सी भाषा में साइट पे जाना है, चीजों को एनालाइज करना है, मेजर करना है, घर पे आना है, मैप बनाना है, ये सर्वेइंग हो गई। देख लीजिए, ये एक ऐसी आर्ट है और एक साइंस है। आर्ट है ना, आर्ट क्यों है सर, आप बोलेंगे आर्ट क्यों है ये, क्योंकि देखो ना, मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, इनके बीच में आपको क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। मान लीजिए ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, ए से बी की डिस्टेंस मेजर कर ली। एक स्टूडेंट ने क्या किया, दिमाग लगाया, उसने क्या किया कि ए से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, और फिर क्या किया, दो अगर एंगल, दो लाइनें हैं, पाइथागोरस से तीसरी लाइन फाइंड करी। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आर्ट है ये, है ना, आर्ट है कि नहीं? मेजरमेंट आपको निकालनी है, चाहे कैसे भी निकाले, सो इट इज एन आर्ट। आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग क्वांटिफाइड, क्वांटिटी है ना यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मतलब अगर 2 सेंटीमीटर तो एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर मेजर करूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि 2 सेंटीमीटर ग्राउंड पे आप कॉपी में लिख रहे हो 10 सेंटीमीटर, नहीं। तो क्वांटिफाइड क्वालिफाइड मेजरमेंट है, उसे इंटरप्रेट करना। जैसे मान लीजिए आपको मैं दे दूं, एक कोई पॉइंट दे दूं, ए से बी तक की डिस्टेंस 20 मीटर है, तो आप इंटरप्रेट करोगे ग्राउंड पे जाके, इंटरप्रिटेशन भी इन्वॉल्व है और उसका मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन भी इन्वॉल्व है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, दिस इज व्हाट कॉल्ड सर्वेइंग इज, दिस इज व्हाट अ सर्वेइंग इज। समझ में आ रही है सभी को बात? इतना लिखे यहां फटाफट, इतना लिख लीजिए, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये है सर्वेइंग। आगे बढ़े, इसकी एक और डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूं। तो ये आपकी हो गई सर्वेइंग और जियोमेट्रिक्स, सर्वेइंग और जियोमेट्रिक्स। इतने बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं। आपने ये चीज तो समझ ली कि सर्वेइंग क्या है, जियोमेट्रिक्स क्या है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो सर्वेइंग पे रहेगा, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो डिस्कशन है वो सर्वेइंग पर रहेगा। इतनी चीजों को करने के लिए हमें अलग अलग टूल चाहिए। कभी हम लेंथ मेजर करेंगे, कभी हम एंगल मेजर करेंगे, कभी लेंथ और एंगल दोनों मेजर करेंगे, कभी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, कभी हम देखेंगे और कभी ज्योमेट्री यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें मैथ्स की नॉलेज और फिजिक्स की नॉलेज से हम इस सब्जेक्ट को कवर कर देंगे। अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट इन्वॉल्व है, और कहां पर, ग्राउंड पे या ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड भी तो इन्वॉल्व है। अर्थ सरफेस पे आपको, मान लीजिए आपकी जमीन है, अर्थ सरफेस पे ही तो है, तो आप उसकी लेंथ मेजर करोगे, और आपको पता है अर्थ कैसी है, एक अंडाकार शेप की है। तो यहां पर एक नोट लिखते हैं, ये नोट आपके, अब सर्वेइंग आपकी पूरी प्रॉपर स्टार्ट हो रही है, तो ये नोट मैं लिख देता हूं। अर्थ एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है, ऑब्लेट मतलब अंडाकार शेप का है, अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है, अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, अंडाकार शेप का है। अंडाकार शेप का मतलब देखो ये हो गया, ये अंडाकार शेप है कि नहीं। देखो मतलब यहां पर जो डायामीटर है, यहां पर अगर आप ऐसे वाला डायामीटर देखोगे तो ये डायामीटर और ये डायामीटर अलग है, ये डायामीटर और ये डायामीटर अलग है। और ये देखा गया है, ये है डायामीटर ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, और ये है डायमीटर ऑफ द अर्थ एट द पोल। अब यहाँ डायग्राम में भले ही आपको ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, बट एक्चुअल में क्या है, अर्थ जो है सेंटर से थोड़ा सा बल्की है, और ऊपर से चपटा हुआ है, इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आया? तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर कितना है, डायमीटर जो है ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, ये ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, डी एट द इक्वेटर इज मोर देन डी एट द पोल। तो इक्वेटर पे कितना है, 12,756, 12,756.80 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 12,756.80, 80 की जगह 75 कर लीजिए और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा।
0.75 किलोमीटर, 0.75 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट डेटा याद रखिएगा। और डायामीटर ऑफ द अर्थ एट पोल कितना है? डायामीटर ऑफ अर्थ एट पोल, पोल पर कितना है? 12,713.80 किलोमीटर, 12,713.80 किलोमीटर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये डेटा आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब अर्थ इक्वेटर पे ज्यादा है, पोल पे कम है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये पूछ लिया जा सकता है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है, वीडियो को पॉज करिए और इसे माइनस करिए। और एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं, एप्टीट्यूड का एक सवाल है, अगर डायामीटर ऑफ द अर्थ है इक्वेटर पोल पे कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है, यह आपको निकालना है। अर्थ पे जो इक्वेटर पे जो डायमीटर है वो कितने परसेंट ज्यादा है फ्रॉम डायमीटर ऑफ द अर्थ एट द पोल। दोनों में से कोई एक चीज निकाल सकते हैं। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो देखो डिफरेंस कितना आएगा। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो देखो यहां तो 95 आ जाएगा, ये 43.95 आ जाएगा, या 42.95 आएगा। एक बार चेक कर लो जरा एक बार। और सर्वेइंग की क्लास में ना, सर्वेइंग की क्लास में हमेशा ध्यान रखना कि कैलकुलेटर लेके जरूर आइएगा आप लोग। कैलकुलेटर आपके पास होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी हमें एंगल सॉल्व करने हैं, एंगल आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो सॉल्व मैं खुद भी करूंगा आपके सामने और आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेटर लेके सॉल्व करेंगे। और अगर गेट कैल चाहिए तो बहुत ही अच्छा है। तो फटाफट सॉल्व करो इसे और परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालिए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए परसेंटेज कितना होगा। परसेंटेज निकाल लेते हैं, है ना। 42.95 आ गया। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 0.34% लेस आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। 0.34% लेट, परसेंटेज लेसर 0.34% लेस, 0.34% लेस आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, ये डेटा अभी तक नहीं पूछा गया है। और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो डेटा है ये एक बार यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ये एक बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि अर्थ का जो डायामीटर है पोल पे और इक्वेटर में उनका डिफरेंस कितना है, 42.95 है। अब एक चीज देखो बहुत ध्यान से, यहां पर एक और नोट देखते हैं हम लोग। देखो मेरे जो इनिशियल चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, वो थोड़े थोड़े छोटे रहेंगे। बाद में हम लोग, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी नए सिस्टम में या किसी नई चीज को देखते हो तो धीरे धीरे उस चीज में ढलते हो। तो इनिशियली मेरे जो लेक्चर रहेंगे वो 1 घंटे के रहेंगे या 40 मिनट के रहेंगे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अपनी ड्यूरेशन को 1 घंटा सवा घंटा कर लेंगे, ताकि आप एक गो में ही एक पूरा लेक्चर कवर कर लो इनिशियली। क्योंकि पहला लेक्चर है दूर, आप देखते हो मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया, वो 30 मिनट का लेक्चर है। अब ये वाला जो लेक्चर है ये 30-40 मिनट 50 मिनट का लेक्चर हो जाएगा या 1 घंटे का हो जाएगा। उसके बाद हम और आगे जो लेक्चर्स बनाएंगे थोड़े थोड़े बड़े बड़े बनेंगे। तो एक और नोट लिखते हैं, चलिए देखिए, एक और नोट लिखते हैं। देखो मैंने यहां पर अर्थ बनाई, देखिए ये है, समझ में आया। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, रेडियस क्या होता है, सेंटर से ये डिस्टेंस, ये रेडियस होती है ना। अब क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट, अब अर्थ जो है वो एक परफेक्ट आपका परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट, इट इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड है, इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्लेट स्फेरॉइड की वजह से सारी डिस्टेंसेस जो है, वैसे सर्कल में क्या होता है, सर्कल में होता है सेंटर से किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। अब यहां पर ऑब्लेट स्फेरॉइड अगर है, अंडाकार शेप का है,
तो हर डिस्टेंस रेडियस नहीं होगी, अलग अलग रेडियस होंगी ना, हर डिस्टेंस और रेडियस अलग अलग होंगी, तो ऐसी अलग अलग बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक एवरेज रेडियस निकाल लूंगा। मैं क्या करूंगा, अर्थ के अंडाकार शेप को मैं क्या मान लूंगा, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान रहे, ताकि मेरी फॉर आवर सिंप्लिसिटी, ताकि चीजें आसान रहे, कैलकुलेशन इजी रहे, फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या अज्यूम करूंगा, अज्यूम अर्थ एज एन परफेक्ट स्फीयर एंड मैं एक एवरेज रेडियस निकाल लूंगा। ओके, सो एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है, अब देखो डायामीटर कितना है, डायामीटर है दोस्त, आप इस वाली स्लाइड को देखो, डायामीटर है 12,000 की रेंज में, 12,000 की रेंज में, तो रेडियस कितना होना चाहिए, इसका जस्ट हाफ होना चाहिए ना, मतलब इस इन दोनों का जस्ट हाफ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एवरेज ले रहा हूं मैं, एवरेज हम क्या करते हैं कैलकुलेशन के लिए, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द सिंप्लिसिटी एंड फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर सिंप्लिसिटी, या मैं लिख सकता हूं फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर कैलकुलेशन पर्पस अर्थ इज ट्रीटेड एज स्फीयर, अर्थ शेप ऑफ अर्थ इज स्फीयर, शेप ऑफ अर्थ इज स्फीयर and average radius is, and average radius of earth is, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आर एवरेज रेडियस, एवरेज कितना हो जाएगा 6370 किलोमीटर, 6070 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर याद कर लीजिए, क्योंकि ये डेटा जो है हम आने वाले 2 चैप्टर्स में बहुत बार देखेंगे, 2-3 बार तो आएगा ही आएगा। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6370, इसको याद कर लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए, तो ये हमने देख लिया। अब हम एक और चीज देखते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अर्थ के बारे में बताने, क्योंकि क्या है ना, आप देखो ना, आपको मेजरमेंट लेनी है, मान लीजिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, यहां से या यहां तक जाना है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, कर्व्ड होगी, ये डिस्टेंस कर्व्ड होगी। हम क्या मान के चलेंगे, आप क्या करते हो, स्ट्रेट लाइन मानते हो, बट देखो ना एक्चुअल में आपको अगर इंडिया से अमेरिका जाना है तो क्या करेंगे, आप अगर ग्लोब पे जाओगे तो देखो कर्व डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, तो ये भी एक डिफरेंस होता है, ये भी एक टाइप की सर्वेइंग होती है। तो पहले तो अभी तक हमने सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ देखा, और क्या देखा, हमने डायमीटर के बारे में बताया। अब हम क्या करेंगे, आगे एनालाइज करते हैं कितने टाइप की सर्वेइंग होती है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा एक पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है, तो इसको मैं ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, क्योंकि आपको यूज टू होने में एक आधा लेक्चर और लगेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, लेक्चर को यहीं पे ही रखते हैं, और इसके आगे का जो लेक्चर है उसमें हम टाइप ऑफ सर्वेइंग और कुछ थंब रूल देखेंगे, और तब हमारा ये चैप्टर उस लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं रखता हूं, इतना ही रखता हूं, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।